हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 जून 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वाओ, कल का मैच तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मतलब पूरा पूरा आईपीएल खत्म हो गया, उसमें कोई सा भी इतना इंटरेस्टिंग मैच नहीं लगा जितना इंटरेस्टिंग कल का चुनाव लगा। जबरदस्त तरीके का रिजल्ट आया, बहुत सारी चीजें हुई कल। हम लोगों ने हालांकि एक वीडियो पर डिस्कस किया था कुछ बातें अभी आने वाली वीडियोज में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं। आज की करंट अफेयर में भी आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलने वाली है। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में कल के करंट अफेयर का, जिससे कल वाला ना भूलो। उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने सर्वाधिक मत जीत करके, सर्वाधिक सीटें जीत करके यहाँ पर सरकार बनाई। और केंद्र सरकार ने ट्रांजिशनल काल के लिए 16-0 से शुरू होने वाली सीरीज शुरू की है। इसके अलावा हल्ला टॉमस डिटर ये बन गई आइसलैंड की नई प्रेसिडेंट। एशिया के सबसे अमीर बन गए गौतम अडानी। यूईएफए है एक्चुअली में, यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। और चाइना का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से पर लैंड कर गया है। इसके अलावा एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने बताया कि 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रही। भारत को 2023-24 में सिंगापुर से सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ। और आईसीसी का ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली चुने गए। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। लेकिन एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ दी जाती है और क्विज दी जाती है बिल्कुल फ्री में। आप यहां से पीडीएफ और क्विज प्राप्त कर सकते हो। ये डिटेल वाली पीडीएफ, ठीक है ना। ये जो मैं भी डिटेल के साथ देता हूं ये सब आप प्राप्त कर सकते हो। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन ने कुल कितनी सीटें जीती? या हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं, कौन सा अलायंस सबसे ज्यादा सीटों के साथ टॉप पर रहा? तो सबसे ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन की आई और एनडीए गठबंधन ने टोटल 292 सीटें जीती। अब देखो कंफर्म तो ये हो गया है कि चलो एनडीए बनाएगी सरकार अभी के नतीजों के मुताबिक। लेकिन अब इसमें भी बहुत सारा खेल हो सकता है, बहुत सारा झोल है। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब तक कि शपथ ग्रहण समारोह ना हो जाए। और अब देखो ये सस्पेंस 5 साल तक बना ही रहेगा, क्योंकि जब भी पूर्ण बहुमत में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं आती है, जब भी गठबंधन की सरकार रहती है, तो फिर चांसेस रहते ही हैं और 5 साल पूरा पूरा ऐसे बना ही रहेगा कि कब कौन सी सरकार गिर जाए कुछ पता नहीं। कल इस पर हम लोगों ने एक डिस्कस किया कि सारे के सारे एग्जिट पोल फ्लॉप कैसे हो गए, और ये सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ। इसके चक्कर में शेयर मार्केट में लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। शेयर मार्केट कितना ज्यादा गिरा कल, बस यही एग्जिट पोल की वजह से। तो क्या ये एग्जिट पोल मतलब फर्जी कराए गए थे, क्या हुआ था? बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, तो अब इस पर भी जांच का विषय है। आ जाते हैं हम लोग लोकसभा चुनाव के नतीजों पर। 543 सीटों में लोकसभा चुनाव हुआ। 543 सीटें हैं जैसा कि आपको सबको पता है। और ये है बहुमत का 272 का वो आंकड़ा, जिसके बाद ये कंफर्म होता है कि कौन सरकार बनाएगा। 272 प्लस जिसका होगा वही बनाएगा। तो अभी नतीजों के अनुसार तो 292 सीटें हैं एनडीए गठबंधन की, और कंफर्म है चलो यही सरकार बनाएंगे। और 9 तारीख को कहा जा रहा है कि 9 तारीख तक मोस्ट प्रोबेबली पीएम मोदी शपथ लेंगे। ठीक है, इंडिया गठबंधन यहां पर इस बार पहला ऐसा चुनाव हुआ है कि जो हारने वाली पार्टी है वो ज्यादा खुश है। कारण ये है कि उनका जो ये रेशियो रहा है, सक्सेस रेशियो रहा है, मतलब कि जो ग्रोथ हुई है ये बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप देखो +128 सीटें बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार यही इंडिया अलायंस में जो पार्टियां यहाँ पर हैं अभी के टाइम पर, इसमें 76 सीटें इन्होंने जीती थी। हालांकि ममता बनर्जी वाली भी पार्टी अगर जोड़ दें तो भी देखो आप 76 में +23 जोड़ोगे तो भी 100 के अंदर अंदर ही है। लेकिन इस बार देखो 204 + 29 अगर इनका तृणमूल का भी जोड़ दें तो 233 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन है। और ये बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है पिछली बार के पीछे। इस वजह से यही है कि इंडिया जो गठबंधन है वो सरकार ना बनाने पाने के बावजूद भी इतने ज्यादा खुश है। और वहां पर जहां एनडीए गठबंधन 400 पार नारा लगा रही थी, वो 292 पर सिमट गई, 300 के अंदर अंदर। हालांकि फिर से वही बात कि आएगा तो मोदी ही, मतलब कि पीएम तो वही बनेंगे। लेकिन जो इनका ये लॉस हुआ है ना,
ये बहुत ज्यादा इनका चिंता का विषय बन गया है। अब बात आती है कि सरकार बनेगी तो इनकी गठबंधन की, एनडीए गठबंधन तो है, लेकिन एनडीए गठबंधन में भी कुछ चचा जैसे लोग हैं और इनका कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं भैया नाम तो पलटू राम हमारा वैसे भी है, तो एक बार और भी पलट जाने में क्या हर्ज है। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हालांकि इनके पास अभी 12 ही सीट है, तो 292 में 12 घटाओगे तब भी 280 होता है। तो कुल मिलाकर के अगर 2-3 पार्टियां इधर से उधर होती हैं तब भले ऐसा हो जाए, जो कि चांसेस बहुत कम ही देख रहे हैं। अब बात करते हैं असेंबली इलेक्शन की। जैसा कि मैंने कल की भी वीडियो में आपको बताया था कि 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शन भी थे, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश था। तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में कल ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फिर से रिवीजन अगर करना चाहो तो सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा नाम से पार्टी है, उसने जीत हासिल की है, और बीजेपी पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में जीत हासिल की है। 2 और असेंबली के इलेक्शन के रिजल्ट कल आए, यानी उड़ीसा के और आंध्र प्रदेश के। तो यहाँ आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में पूछा गया है, इसमें किसकी जीत हुई, तो इसमें टीडीपी ने जीता है, ठीक है ना, तेलुगु देशम पार्टी। ध्यान रहे ये विधानसभा का चुनाव है, 4 राज्यों का विधानसभा हुआ था, पूरे देश का लोकसभा चुनाव था। तो आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने जीत दर्ज की है, यहां पर आप रिजल्ट देख सकते हो। टीडीपी पार्टी जो है, तेलुगु देशम पार्टी जो है, ये 135 सीटें जीती हैं यहाँ के असेंबली इलेक्शन में, ठीक है ना। टोटल 175 सीटों में 135 सीटें जीती, तो मतलब कि बहुमत में है, पूर्ण बहुमत में है, और ये यहाँ पर विजेता बनी है। और जेएनएम यानी जनसेना पार्टी ये 21 पर रही। और देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये आई कि जो वाईएसआरसीपी है, वाईएसआरसीपी यानी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जो जिसके सीएम थे जगन मोहन रेड्डी, वो मात्र 11 सीट पर सिमट गए। सोचो, सोचने वाली बात है, जो करंट सीएम थे वो मात्र 11 सीट पर सिमट गए। और उसके बाद बीजेपी जो है यहाँ पर भी 8 सीटें सेंध लगाने में कामयाब रही। तो हालांकि टीडीपी जो है ये अलायंस है एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर तो वैसे भी टीडीपी अपने आप में बहुमत में है, पूर्ण बहुमत में है, तो मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर बनेगी। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी पार्टी से ही है, ठीक है जी। अब आगे अगला उड़ीसा की बात। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में इसमें किसकी जीत हुई, तो इसमें बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है ये टॉप पर आई है। इसने किसको हराया, इसने बीजेडी को हराया, बीजू जनता दल पार्टी। बीजू जनता दल के हैं नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक जो है ना, सोचो नवीन पटनायक 24 साल से यहाँ पर सीएम थे, 24 साल से सीएम, दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम, वो उनकी पार्टी हार गई। यहाँ पर देखिए अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखें तो 147 सीटों में से बीजेपी 78 सीटें जीत गई है। तो 147 का अगर आप आधा करोगे तो कितना आता है, 48 का आधा लगभग आपका समझ लो 74 चाहिए था, 78 है, मतलब पूर्ण बहुमत है। तो यहाँ पर भी ये अपनी सरकार बना सकती है, ठीक है ना, मतलब सीएम कैंडिडेट जो होगा वो बीजेपी का होगा। बीजू जनता दल 51 सीटों पर सिमट गई, कांग्रेस यहाँ 14 सीट, सीपीआईएम 1 और इंडिया गठबंधन के बाकी जो है मिलाकर के 3 सीटें जीती। तो ये उड़ीसा के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट रहा, ठीक है। अब मैं आपको एक और वीडियो दूंगा और जिसमें पूरा का पूरा लोकसभा इलेक्शन समराइज रहेगा, और ये चारों विधानसभाओं का भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब आपका एक साथ समराइज करके दिया जाएगा। अगला, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, तो इसको जीत लिया है सानिया मल्होत्रा ने। सानिया मल्होत्रा न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीती हैं, यह है सानिया मल्होत्रा। इन्होंने मिसेज नाम की फिल्म में अपनी भूमिका के लिए अवार्ड जीता है। मिसेज जो है इसको आरती कादव ने डायरेक्ट किया था, यानी ये डायरेक्टर हैं, और ये द ग्रेट इंडियन किचन की रीमेक है। तो द ग्रेट इंडियन किचन की ही मूवी पर रीमेक किया गया और मिसेज नाम से मूवी बनाई गई, जिसको न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में, जिसके लिए इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, ठीक है। अगला, आईसीसी ने टी20 पुरुष विश्व कप 2024 के विजेताओं के लिए कम से कम कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की? तो आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप होने से पहले, मतलब होने से पहले क्या, शुरू तो हो ही चुका है, लेकिन इसके अवार्ड्स की घोषणा की है कि कितना हम पुरस्कार राशि देंगे इस बार। टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, और इसमें इस बार पुरस्कार राशि विजेता को दिया जाएगा $2.45 मिलियन, जो कि हाईएस्ट एवर है। आज तक के इतिहास में टी20 वर्ल्ड कप के आईसीसी के इतना ज्यादा धनराशि नहीं दी गई थी। कुल यहाँ पर $11.25 मिलियन ये खर्च करने वाले हैं, जिसमें से ये विजेता को देंगे कम से कम $2.45 मिलियन, रनर अप को देंगे मिनिमम $1.28 मिलियन। अब ये संख्या बढ़ भी सकती है, इसलिए यहाँ मिनिमम लिखा है, हो सकता है इंक्रीज भी हो जाए आगे।
और जो टीमें सेमीफाइनल में हारेंगी उनको प्रत्येक को मिलेगा $7,87,000 और सुपर 8 से बाहर होने वाली जो टीमें होंगी उनको $3,82,000 मिलेगा। आईसीसी पुरुष विश्व कप 1 से 29 जून तक चल रहा है और अमेरिका वेस्ट इंडीज में हो रहा है। इस बार का 9वां संस्करण है। इसको प्रमोट करने के लिए युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसैन बोल्ट, शाहिद अफरीदी जैसे पूर्व खिलाड़ियों को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अगला, निम्न में से किस दिन के बाद से हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी नहीं है? देखो, मैंने कल तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस बताया था, तो उसी में मैंने आपको बताया था कि 10 वर्षों का ये जो लीज एग्रीमेंट था वो भी अब समाप्त हो चुका है, एक प्रकार से जो एग्रीमेंट था। लेकिन मैंने कहा कि ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए एक क्वेश्चन के रूप में इसको ले लिया जाए, जिससे ये रिटन फॉर्मेट में आ जाए, तो आप लोग इसको रिवाइज जब भी करो तो थोड़ा सा रिकॉल कर लो। नहीं तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें मैं बता तो दिया रहता हूँ वीडियो में, लेकिन अगर वो चीज़ें लिखित में नहीं रहती है तो आप लोग रिवीजन नहीं कर पाते हो बाद में, तो वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हैदराबाद अब 2 जून 2024 के बाद से आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रहेगा, क्योंकि 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को। तो उसी टाइम ये डिसाइड हुआ था आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 5(1) के तहत कि हैदराबाद 2 जून 2024 तक ही रहेगा आंध्र प्रदेश की राजधानी। तब तक दोनों की राजधानी के रूप में काम करेगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी खुद डिसाइड करनी होगी और ये हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन जाएगी। वो अब 10 साल कंप्लीट हो गया है। हालांकि अभी भी आंध्र प्रदेश डिसाइड नहीं कर पाया है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी या विशाखापत्तनम होगी। अभी भी इसका विवाद अदालत में चल ही रहा है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं दोनों में से कोई एक होगी। ठीक है जी, चलिए आगे। हाल ही में किसके द्वारा वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? तो प्रवाह सॉफ्टवेयर दोस्तों अभी इसरो ने लॉन्च किया है। देखो, अभी कुछ दिन पहले मैंने आरबीआई के द्वारा भी बताया था कि आरबीआई ने भी प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। तो वो प्रवाह पोर्टल था और यहाँ पर प्रवाह जो है सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। ध्यान रहे, दोनों में अंतर है। तो आरबीआई अपने काम के लिए लॉन्च किया था, यहाँ इसरो ने अपने काम के लिए लॉन्च किया है। इसरो ने डेवलप किया है ये सॉफ्टवेयर एक्रोडायनेमिक डिजाइन और उसकी एनालिसिस के लिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित किया गया है। प्रवाह का फुल फॉर्म होता है पैरेलल RANS यानी रैंस सॉल्व फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस। तो इसे जो लॉन्च वाहनों में जो पंखे लगे रहते हैं, बिना पंखे लगे रहते हैं, या मतलब जो भी उनके उपकरण लगे रहते हैं रॉकेट सिस्टम में, रॉकेट लॉन्च सिस्टम में, उन सब का ये एनालिसिस करेगा। क्या कैसा परफॉर्म कर रहा है, डिजाइन कैसे करना है, ये सब पर ये गहन एनालिसिस करके हेल्प करेगा इसरो की। ठीक है जी, इसरो आया है तो पिछले दिनों में जब जब इसरो आया था जिस जिस कारणों से, उसका रिवीजन करेंगे। अभी इसने लिक्विड ऑक्सीजन कैरोसिल चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया था, विकसित किया था। दिगंत तारा मुख्यालय इसने खोला बेंगलुरु में, अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए बेंगलुरु में। मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन 2030 का रखा है। 2040 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च होगा। 2035 तक अपना होगा वहाँ स्पेस में एक स्टेशन। स्टार्ट कार्यक्रम अंतरिक्ष पर ट्रेनिंग देने के लिए, अंतरिक्ष स्टडी पर एविएशन वीक लॉर्ड्स अवार्ड्स मिला है चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के लिए। अगला, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हाल ही में कितनी वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई? तो रुचिरा कंबोज दोस्तों अपने 35 सालों के सेवा के बाद से संयुक्त राष्ट्र से रिटायर हो चुकी हैं। ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पद से रिटायर हुई। हालांकि प्रतिनिधि पद पर ऐसा नहीं है 35 साल प्रतिनिधि पद पर रही। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि ये 2 अगस्त 2022 में नियुक्त हुई थी और तब से लेकर के अभी तक रही 2024 तक। तो अब ये वहां से रिटायर हुई हैं, लेकिन उसके पहले भी ये 35 सालों तक एक समझ लो कि राजदूत के रूप में और बहुत सारे पदों के रूप में ये भारत के लिए सेवा दी। तो फाइनली रिटायर हुई हैं, तो मतलब अब सभी पदों से रिटायर हो गई हैं, अब कोई और पद नहीं ग्रहण करेंगी मोस्ट प्रोबेबली, अगर कोई एक्स्ट्रा पद ना दे दिया जाए तो। कई बार क्या होता है कि जो रिटायर हो गए रहते हैं अधिकारी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रहती है तो उनको कुछ नया दिया जाता है, ठीक है ना, कुछ अलग से। तो यहाँ पर 1987 में भारतीय विदेश सेवा में ये शामिल हुई थी और लास्ट में ये संयुक्त राष्ट्र की भारत की तरफ से पहली महिला राजदूत भी बनकर रिटायर हुई। 2011 से 14 तक ये चीफ ऑफ प्रोटोकॉल थी भारत की और अब तक इस पर आसीन होने वाली एकमात्र महिला है भारत की तरफ से। न्यूयॉर्क में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रह चुकी हैं, लंदन में भी रह चुकी हैं, बहुत सारे पदों पर उन्होंने काम किया है।
ये चेहरा तो आप अच्छे से पहचान ही गए होंगे। पाकिस्तान को खुल करके मुंह पर जवाब देना हो, बहुत सारे मामलों पर उनको उनकी मुंह की दिखानी हो, बहुत सारे मामलों पर इन्होंने कारनामे करके ऐसे दिखाए थे। अगला, क्लाउडिया शिनबाम, ये कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये दोस्तों मैक्सिको की बन गई हैं पहली महिला राष्ट्रपति, क्लाउडिया शिनबाम। एक और बात, ये हैं ज्यूज यानी यहूदी, तो यहूदी भी बनने वाली, कोई एक यहूदी राष्ट्रपति बनाने वाला मैक्सिको बन गया है पहला कैथोलिक देश। तो कैथोलिक, ईसाई कैथोलिक देश है मैक्सिको, और उसने अपना एक यहूदी प्रेसिडेंट अभी चुना हुआ है। एक्चुअली में ये सत्तारूढ़ पार्टी मुरैना से है। मुरैना जो पार्टी है इसी के हैं एड्रेस मैनुअल लॉपेज अब्राडोर, तो जो कि समझ लो कि दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर की लिस्ट आती है तो पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर इन्हीं का नाम आता है, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड लिस्ट में, लीडर्स में। तो एंड्रेस मैनुअल लोपेज अब्राडोर की ही पार्टी से हैं, जो कि वर्तमान में अभी तक राष्ट्रपति थे। तो अब इनके बाद इनकी ही पार्टी से क्लाउडिया शिनबाम होंगी। तो यहाँ की संसद में होती है वोटिंग, मतलब दोनों सदनों में, और उसके बाद फिर मतलब ऐसा नहीं है कि आम नागरिक वोट देंगे, सदनों में जो होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है और फिर राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि अपने यहाँ होता है कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे आपका लोकसभा हो, इन सबके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं चाहे राज्यसभा हो, वो इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति की प्रक्रिया में। ऐसे ही कुछ ऐसा इनका भी है। चलिए मैक्सिको आया है, देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है होगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे साउथ में आपको दिखेगा ये देश मैक्सिको, ये है मैक्सिको, ठीक है ना, ये है मैक्सिको। मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी होती है, मैक्सिकन डॉलर इसकी मुद्रा होती है। तो इसी देश में अभी राष्ट्रपति चुने हुए हैं। और दूसरी बात यूएसए है, ये कनाडा, ये तीन प्रमुख बड़े देश हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। अगला देखते हैं, भारत ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मतदाताओं के साथ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों चुनाव आयोग के मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया, कल क्या परसों इन्होंने बताया था एक्चुअली में, कि भारत का लोकसभा चुनाव बहुत सारे रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड कौन कौन है इनको हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो यही बना कि रिकॉर्ड तौर पर 64.2 करोड़ लोगों ने वोट दिया, यानी 642 मिलियन लोगों ने वोट दिया है। 642 मिलियन का मतलब होता है 64.2 करोड़, ठीक है ना, हिंदी में पूछा जाएगा तो इतना समझना। तो इतने मतदाताओं ने वोट दिया एक साथ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 7 चरणों में मतदान चला, सब कुछ हो गया, कल रिजल्ट्स भी आ गए और विजेता भी अब घोषित ही हो गए हैं। अब बात है शपथ ग्रहण की, सरकार बनाने की। लेकिन ये पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने का। अच्छा, इस बार के इलेक्शन में ना चुनाव आयोग भी खुश है कि अच्छा हुआ कि इतना अच्छा कंपटीशन देखने को मिला, कम से कम ईवीएम पर तो ठिकरा नहीं फोड़ा गया, नहीं तो फिर बाद में आकर यही होता है ईवीएम बेवफा है। तो राजीव कुमार जो है ये भी खुश होंगे अपनी तरफ से एक प्रकार से। 642 मिलियन मतदाताओं ने इसमें एक साथ हिस्सा लिया, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने ये भी बताया कि G7 कंट्रीज में अगर हम लोग देखें कि जितने मतदाता हैं उनका 1.5 गुना है, जो G7 के जितने भी देश हैं, G7 कंट्रीज में 7 देश हैं, उनका 1.5 गुना जो है यहाँ पर अकेले वोट किया, वोटिंग हुई इंडिया में। 27 EU जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज का 2.5 गुना वोट जो है यहाँ पर हुआ। 31 करोड़ से अधिक महिलाओं ने मतदान किया, यह भी एक बहुत बड़ी बात रही। 31 करोड़ महिलाएं केवल वोट की हैं। तो एक बहुत बड़ा ये चुनाव रहा, लोकतंत्र का पर्व रहा, जो कि समाप्त हुआ फाइनली। और अब इसी के साथ अपनी वीडियो भी होती है समाप्त। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। रेलवे सामान्य विज्ञान की ई बुक जो है लोगों को बहुत पसंद आ रही है और बहुत लोग इसको ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है इसको परचेज कीजिए, मात्र 75 रेट्स में ये ई बुक है। और ये ई बुक में आपका 1100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रेलवे के पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी भी है, प्रश्नोत्तर भी है, और लास्ट में वन लाइनर भी दिया गया है क्विक रिवीजन के लिए। तो वो भी आप इसका, और जहां पर जरूरत है फिगर्स की वहां फिगर्स हैं, जहां पर जरूरत है न्यूमेरिकल्स की वहां न्यूमेरिकल्स हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ई बुक है, 120 प्लस पेजेस की। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, QR कोड भेजा जाएगा, उस पर आप पेमेंट कीजिएगा, आपको ई बुक वहीं पर भेज दी जाएगी। और इसके अलावा सैंपल्स वगैरह देखना चाहते हो तो वो भी आप मांग सकते हो कि सैंपल क्या है। इसके अलावा लास्ट एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विश्व मुक्केबाजी का गठन कब हुआ था? 2023 में। स्क्रिप्स नेशनल लीग प्रतियोगिता का चैंपियन सब था एबेसिल। और अब आज आपको बताना है खेल रत्न पुरस्कार विराट कोहली को कब मिला था।
इसके अलावा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में किस स्थान पर हैं? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना, और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो डिटेल वाली तो आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पर जाइए, एमजेटी एजुकेशन सर्च कीजिए और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।